हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 जो था आपका क्लास 6 के NCERT उसको फिनिश कर लिया था। उसमें बेसिकली हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। उसकी जो भी साइट्स हैं यानी कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है वो हमने देखा, क्या स्पेशलाइजेशन है उन साइट्स में, हमें क्या क्या चीज़ें मिली है वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। एंड आज की वीडियो में जो हमारा मेन फोकस होगा वो चैप्टर नंबर 4 पे होगा, जिसका टाइटल आप देख सकते हैं कि व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। यानी आपको यहाँ पे जो बुक्स हैं और बरियल्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि किस तरीके से बुक्स और बरियल्स आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में। ठीक है, जो आज हम इस बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम टाइमलाइन के थ्रू एक बार इसको देख लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि हमने बात करी थी कि जब आप एक टाइमलाइन के थ्रू हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो जो ज़ीरो होता है उसको हम कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उसको हम ज़ीरो से डिनोट करेंगे, और जीसस क्राइस्ट के पहले के जो भी इवेंट्स हैं उनको हम बिफोर कॉमन एरा से डिनोट करते हैं, और उनके बाद के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें कॉमन एरा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें हिस्ट्री की ओरिजिन की तो आज से करीबन आप मान के लिए चल सकते हो 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले आपका ओरिजिन हुआ था हिस्ट्री का, जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके आपका 12,000 ईयर्स अगो आपका क्या देखने को मिलता है, पैलोलिथिक एज। ठीक है, एंड 12,000 से लेके आपका 10,000 ईयर्स अगो में आपको देखने को मिलेगा मीजोलिथिक, एंड 10,000 से आपका नियोलिथिक। तो ये जो स्टोन एज है वो हमने बेसिकली आपके चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में बेसिकली डिस्कस कर लिया था NCERT के क्लास 6 की। और यहाँ पे हमने देखा था कि जो स्टोन एज है ये आपकी वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ से हमें मिली है बेसिकली, तो जो स्टोन्स हमें मिले हैं उसके थ्रू पता चला है, बोन्स वगैरह हमने देखे थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहीं ना कहीं इन दो सोर्सेज का यूज़ करके जो है कहीं ना कहीं पता करने की कोशिश की थी किस तरीके से पैलोलिथिक में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उस समय जो अर्ली मैन थे किस तरीके से रहा करते थे, कैसे उनकी लाइवलीहुड थी। तो वो सब चीज़ें हमने कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में डिस्कस कर लिया। अगर कोई डाउट हो तो आप उन चैप्टर्स को रेफर कर सकते हो। देन हमने मेन जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा था वो मीजोलिथिक से देखा था, किस तरीके से उस टाइम पे जो है हमारे जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा वार्म होने लग गया था, और वार्म होने की वजह से हम कह सकते हैं आपके जो नियोलिथिक में जो फीचर्स थे वो ये थे कि सबसे पहले हमने देखा था कि एग्रीकल्चर, यानी उससे पहले एग्रीकल्चर की कोई ट्रेसेस नहीं थी उस तरीके से जिस तरीके से हमने देखने को मिला था। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, डोमेस्टिकेशन, ठीक है, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। और बिकॉज ऑफ कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड दी एग्रीकल्चर एक सेटल्ड लाइफ जो थी बेसिकली वो कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और बिकॉज सेटल लाइफ होने की वजह से हम कह सकते हैं कि एक कल्चर सा डेवलप्ड हो गया था नियोलिथिक के टाइम पे, यानी एक स्मॉल स्मॉल आपके विलेजेस एक कल्चर में डेवलप हुए, और कल्चर से ट्रांसफॉर्म होके हमें क्या देखने को मिला, सिविलाइजेशन। जो आपकी सबसे पहली सिविलाइजेशन जो थी वो कहाँ पे थी, इंडस जो रिवर है उसके आसपास देखने को मिली, दैट्स वाई हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा हम उसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी अगर हम उसको इस पर डोनेट करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो आपका था 2700 से लेके 1600 BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने चैप्टर 3 जो थी आपके NCERT उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें स्पेसिफिकली हमने बेसिकली जो फीचर्स देखे थे, सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से उस समय जो ब्रिक्स यूज़ की जाती थी, इंटरलॉकिंग पैटर्न, जिसकी वजह से जो आपकी बिल्डिंग थी काफ़ी लॉन्ग ईयर्स तक सर्वाइव कर पाती थी। इसके अलावा हमने सील्स के बारे में देखा कि किस तरीके से वहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट फॉर्म में, यानी कुछ ना कुछ वहाँ पे जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जो था लिखा हुआ था, कुछ एनिमल्स के फिगर्स वहाँ पे सील्स में देखने को मिले। इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से कॉटन का यूज़ होने लग गया था। ठीक है, ऑर्नामेंटल्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शो करते थे कि सोसाइटल स्टेटस को सिम्बलाइज करता था। ठीक है, एंड इसके अलावा कि आपका जो एग्रीकल्चर था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, बिकॉज ऑफ फ्लफ को यूज़ करने लग गए थे, वाटर इरिगेशन जो है कहीं ना कहीं इसको यूज़ किया जा रहा था।
ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर पाओगे, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर सरप्लस में अगर कोई चीज़ होगी तो उसको आप आसानी से एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी वहाँ पे उस टाइम पे हमने देखा काफ़ी चीज़ों का स्टार्ट हो गया था। एंड मेन जो हमने साइट्स जो डिस्कस करी थी वो मोहनजोदारो थी, ठीक है। उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस थी, किस तरह से ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिला, ग्रेट बाथ वहाँ पे देखने को मिला, कालीबंगन साइट भी हमने देखी, इस तरह से लोथल के बारे में हमने देखा, धोलावीरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर नंबर 3 था वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। यानी अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए। आज जो हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो है 1500 BC को हम देखेंगे। और इस टाइम पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा दो चीज़ें। पहला वैदिक एज, और साउथ में देखने को मिलेगा मेगालिथिक एज, ठीक है। और वैदिक एज आपको देखने को मिलेगी स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, जो आपका इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे, और इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे मेगालिथिक एज देखने को मिलेगी। और मेन जो थी वैदिक एज में जो कहीं ना कहीं सिग्निफाई करेगा, यहाँ पे जो आपको जो मेन बुक के बारे में जैसे हमने टाइटल में देखा था, जिस बुक का वहाँ पे जिक्र किया गया था वो है ऋग वेदा, ठीक है। तो सबसे कह सकते हैं जो अर्ली वैदिक टाइम है वहाँ पे सबसे पहले जो बुक बनी थी वो आपकी ऋग वेदा थी, जो कहीं ना कहीं मान सकते हैं एक सोर्स था, जो कहीं ना कहीं किसके बारे में बताएगा, आपको आर्यंस के बारे में बताएगा कि उस समय के लोग बेसिकली किस तरीके से रहा करते थे, ठीक है। एंड ऋग वेदा में जो भी हाइम्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वो बेसिकली कंपोज किए गए हैं, आपके जो ऋषि मुनि है उस टाइम पे उनके द्वारा कंपोज किया गया है। जो मंत्र हैं बेसिकली जिसे हम कह सकते हैं, वो मंत्रों का जिक्र वहाँ पे आपको ऋग्वेदा में दिखेगा। और वो ओरल कंपोजिशन के द्वारा वो मंत्र किए जाते थे और कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते थे, वो भी हम कहीं ना कहीं उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे लेटर वैदिक एरा में, यानी अर्ली वैदिक एरा में आपको वैदिक एज में आपको ऋग्वेदा का डेवलपमेंट दिखेगा। एंड लेटर वैदिक में आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जो बाकी वेद है, सामवेद, ठीक है, आपका देन यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और स्पेशली हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर ऋग्वेदा है जो कहीं ना कहीं सिंबलाइज करती है किस चीज़ को, डायलॉग फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो डायलॉग हुआ है, यहाँ पे एनिमल्स का जिक्र हुआ है। एंड आपका कुछ जो कह सकते हैं रिवर्स हैं, कौन कौन से रिवर्स का यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। जो रिवर गंगा है, यमुना है, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका मतलब डिस्कशन के थ्रू डायलॉग के फॉर्म में इस रिवर का जिक्र जो आपको एक बार देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइम पे हम कह सकते हैं जो डायलॉग में कि उस समय के जो लोग हैं कहाँ पे रहा करते थे, उसकी ज्योग्राफी के बारे में जानने को मिलेगा, रिवर के फ्लो के बारे में जानने को मिलेगा। उस समय जो बैटल्स हुआ करती थी, ठीक है, वो मेनली दो पर्पस के लिए हुआ करती थी, लैंड के लिए और वाटर के लिए। उसके पीछे का रीज़न हम जानेंगे अभी। एंड यहाँ पे वैदिक एज में जो है बेसिकली दो क्लासेस के ऊपर फोकस किया गया है। पहला आपका प्रीस्ट है एंड आपके किंग है। अगर हम बात करें किंग की, तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि किंग के पास कोई भी पावर नहीं थी, कोई भी टैक्सेस वो कलेक्ट नहीं कर सकते थे, उनका खुद का कोई पैलेस नहीं था, ठीक है, कोई हेरिडिटरी ऐसा कोई राइट नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, कोई आर्मी उनके पास नहीं थी, ठीक है। तो ये सब बेसिकली हमें अर्ली वैदिक एज में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी बैटल लड़ी जाती थी, उस बैटल से जो भी वेल्थ आती थी, उस वेल्थ को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। कुछ किंग अपने पास रखते थे, कुछ प्रीस्ट को देते थे और कुछ जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, ठीक है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका जो ऋग्वेदा है वहाँ पे डिफरेंट गॉड्स के बारे में कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ है, चाहे वो आपके अग्नि हो, ठीक है, और आपके सोम हो या फिर इंद्र हो, ठीक है। अब उनके बारे में क्या क्या जिक्र किया गया है वो हम चैप्टर के दौरान ही पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको वैदिक एज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे बुक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेगालिथिक एज, जो कि साउथ में स्टार्ट हुई थी, जो कहीं ना कहीं ये सिंबलाइज करती है कि उस टाइम पे जो बिग स्टोन्स मिले थे, यानी उस समय जो बरियल साइट्स जो थी बेसिकली वहाँ पे, तो वहाँ पे उस समय किस तरीके से बरियल प्रैक्टिस की जाती थी, मतलब किस तरीके से वो लोग जब डेथ हो जाती थी किस तरीके से वो बरी किया करते थे। तो उस समय में जो लोगों की जो प्रैक्टिस थी वो कहीं ना कहीं हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जो सोसाइटी थी उस समय के लोग कहाँ कैसे रहा करते थे, उनका रिलीजन किस तरीके से था वो हम देखेंगे।
और उस टाइम पे जो बरियल प्रैक्टिसेस थी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी डेड पर्सन हुआ करते थे, ठीक है, उनके साथ कुछ कुछ ऑब्जेक्ट मिले हैं। यानी कि अगर मान लो इस तरीके से आपको बड़े बड़े स्टोन के जो है पत्थर दिख जाएंगे, जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जहाँ पे बॉडी को रखा जाता था उसके आसपास जब बड़े बड़े स्टोन्स मिलेंगे तो वो सिग्निफाई करते थे कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है क्या है, मेगालिथिक को डिनोट करता था, बड़े बड़े बिग स्टोन्स आपको। और मेन जो यहाँ पे जो डेड पर्सन को रखा जाता था, और कई बार देखने को मिलेगा कि उस डेड पर्सन के साथ साथ आपको कुछ कुछ पॉट्स रखे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। इसके अलावा ठीक है, हॉर्स के स्केलेटन मिले हैं, ठीक है, और ऑर्नामेंटल्स, यानी ऑर्नामेंटल्स जो आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे डेड बॉडी है जिसमें आपको स्टोन के ऑर्नामेंटल्स दिखे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें गोल्ड के ऑर्नामेंटल्स दिखे हैं। तो यानी कि उस समय जो क्लास थी वो कहीं ना कहीं उसके बारे में, उसका मतलब किस तरीके से वहाँ पे रिच और पुअर रहा करते थे, उस क्लास डिफरेंस के बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा मेगालिथिक में आपको देखने को मिलेगा कि फैमिली, ठीक है, फैमिली बरियल भी किया जाता है। जो बिग स्टोन्स थे वो सिग्निफाई करते थे कि यहाँ पे फैमिली बरियल है। किस तरीके से अगर एक पर्सन जो है फैमिली का अगर उसकी डेथ हुई है तो जगह बेसिकली वहाँ पे छोड़ी जाता है कि अगला कोई पर्सन होगा तो उसको भी उन्हीं के साथ वहाँ पे जो है रखा जाएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे एक जिक्र मिलेगा चरक का, ठीक है, जो कि एंशियंट डॉक्टर थे, जो कहीं ना कहीं बताते हैं किस तरीके से जो बोन्स हैं उस समय उनके अकॉर्डिंग कितने मतलब नंबर्स कितनी बोन्स हुआ करती थी एक पर्सन के अंदर, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड जो मेन यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा मेगालिथिक साइट, पहले आपको इनामगांव वो हम देखेंगे, एंड सेकेंड हम देखेंगे ब्रह्मागिरी, ठीक है। उसके थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो ये मैंने एक तरह से आपको लेआउट बता दिया है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए समझ पाना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है देयर वर 4 ऑफ देम, मतलब मेन जो वेदास हैं बेसिकली 4 हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। एंड ओल्डेस्ट वेदा आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेदा है, जो करीबन 35 ईयर अगोस जो है बेसिकली कंपोज किया गया था ऋग्वेदा। एंड ये जो ऋग्वेदा है कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है 1000 ऑफ हाइम्स, यानी थाउजेंड्स ऑफ मंत्र वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड जो कहीं ना कहीं बताते हैं, जो प्रेस करते हैं वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस की, मतलब उनके गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में कहीं ना कहीं वो मंत्र लिखे गए हैं। एंड दीज गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर अग्नि, ठीक है, जो कि गॉड ऑफ फायर माना जाता है, इंद्रा जो कि वॉरियर गॉड है, सोम जो कि प्लांट है फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक जो है प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। एंड ये जो हाइम्स जो है कंपोज किए गए हैं किसके द्वारा, सेजिस यानी ऋषि मुनियों के द्वारा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रीस्ट है दे टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट, यानी इनको बेसिकली बोल बोल के जो है कहीं ना कहीं याद करवाने की कोशिश की जाती है, बिकॉज उस समय कुछ ऐसा लिखने का कुछ था नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब ऋषि मुनि इसको बोला करते थे तो उनको सुन सुन के जो है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो उसको याद करते थे, ठीक है। स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबस वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विथ ग्रेट केयर, ठीक है ना। एक एक शब्द को उनको अच्छे से सुनना पड़ता था, इनको मेमोराइज करना पड़ता था, उसके थ्रू वो अपनी मेमोरी में उसको स्टोर करते थे, बिकॉज और कोई तरीका नहीं था उनके पास, लिख के तो याद नहीं कर सकते, तो वो बोल बोल के जितना हो सकते थे उनको सुन के मेमोराइज करते थे। नेक्स्ट बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द हाइम्स को कंपोज किया जाता था एंड टॉट एंड लर्न बाय द मेन, अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन, बहुत ही कम होंगी जो वुमेन के द्वारा कंपोज की गई थी। एंड ऋग्वेदा इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत है, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं, तो वो वाली संस्कृत आपको देखने को नहीं मिलेगी, उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं काफ़ी जो कोर संस्कृत हैं वो ऋग्वेदा के टाइम पे थी, ठीक है। मतलब ऋग्वेदा में जो संस्कृत मतलब जो यूज़ की गई है लैंग्वेज उसके बारे में बात की जा रही है। अगर हम बात करें संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस की, तो संस्कृत जो है इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस को हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असामीज़ हो गया, गुजराती लैंग्वेज है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी संस्कृत के अंदर एशियन लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन हो गया, मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक, इटालियन है, स्पेनिश है, ये बिलोंग करती है इस पर्टिकुलर फैमिली से, इंडो यूरोपियन फैमिली से, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे आर ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, यानी जो वर्ड्स हैं जो उसमें यूज़ किए हैं वो कॉमन है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वर्ड्स लाइक मातृ जो कि संस्कृत में बोला जाता है, माँ हिंदी में बोला जाता है, मदर इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं जो वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं आपको कॉमन नजर आएंगे। अदर लैंग्वेजेज यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते थे।
जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न जो है बिलोंग करता है तिब्बतो बर्मन फैमिली से, एंड तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम बिलोंग करते थे आपकी द्रविडियन फैमिली से, एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो बुक्स थी वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड फॉर्म में, एंड द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। यानी मेन चीज़ क्या, आपको रिसाइट करना पड़ता था, सुनना पड़ता रादर देन रीड, क्योंकि रीड करने के लिए बुक चाहिए, बुक उस समय प्रेजेंट नहीं थी। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज, ठीक है, रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। मतलब वही है, जब इसको ओरिजिनली ये कंपोज किया गया था उस समय हमारे पास कुछ ऐसा तरीका नहीं था जहाँ पे हम उसको लिख सके, कुछ प्रिंटिंग मैकेनिज्म नहीं था, बट बाद में देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद उसको जो है उसको फिर फाइनली प्रिंट किया गया, एंड बुक फॉर्म में अब आपको वो चीज़ें दिखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यानी सेवरल सेंचुरीज पहले इनको लिख दिया गया था, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आज से लेस देन 200 ईयर्स अगो पहले इसको प्रिंट किया गया था। नेक्स्ट है हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, यानी उनके पास जब ऋग्वेदा आई तो उन्होंने किस तरीके से उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। तो हिस्टोरियंस जो है लाइक द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटीरियल रिमेन्स द एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज के बारे में उन्होंने देखा। एज वेल लेट अस नो हाउ द स्टडी ऑफ ऋग्वेदा, यानी अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं जब यूज़ कर रहे थे, जब उन्होंने स्टोन एज को समझने की कोशिश करी, तो उस समय जो उनके पास कोई भी ऐसे रिटर्न सोर्सेज नहीं थे जिसकी वजह से वो अंदाज़ा लगा पाए कि पास्ट किस तरीके से किस तरीके का था। यानी स्टोन एज के टाइम पे उनको जो समझ में मतलब सोर्सेज मिले स्टोन एज को समझने के लिए, वो बेसिकली स्टोन टूल्स थे, आपके बोन टूल्स थे, ठीक है। बट उसके बाद कहीं ना कहीं जब उन्हें रिटर्न सोर्सेज मिलने लग गए तब उसके थ्रू उन्होंने पास्ट को समझना स्टार्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है सम ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग के फॉर्म में है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, डायलॉग बिटवीन अ सेज, जिसका नाम है आपको देखने को मिलेगा जो आपके थे विश्वामित्र एंड टू रिवर्स बियास एंड सतलुज। यानी जो आपके विश्वामित्र हैं जो ऋषि हैं उनका जो है डायलॉग चल रहा है दो रिवर्स के बीच में, पहला है ब्यास और दूसरा सतलुज, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको एक हाइम इस तरह के डायलॉग्स दिखने को मिलेंगे। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस, यानी उनको वर्शिप किया जाता है एक देवी माँ के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलेगी ऋग्वेदा की। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बर्च बाग पे लिखी गई है, जो कि कहाँ पाया गया है, कश्मीर में, अबाउट 150 ईयर्स अगो पहले, एंड इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज द इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया इसका। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड है आपकी महाराष्ट्र में जो लाइब्रेरी है, महाराष्ट्र स्पेसिफिकली जो पुणे में लाइब्रेरी, वहाँ पे उसको रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको वो जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे डायलॉग की, तो वो जो विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में डायलॉग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले बोला जा रहा है विश्वामित्र के द्वारा, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काफ्स। तो यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है विश्वामित्र के द्वारा कि ओ नदियों कि आप किस तरीके से आप जो है एक दो तेज़ घोड़ों की तरह पहाड़ों से नीचे आ रही हो, ठीक है। दो चमकदार गायों की तरह अपने जो है बछड़ों को किस तरीके से आप लिक कर रही हो, चाट रही हो, तो उनके बारे में कहीं ना कहीं वो प्रेस कर रहे हैं। यू मूव लाइक ए चैरियट टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर। कि तुम इंद्र की शक्ति से रथों की भांति समुद्र की ओर बढ़ रहे हो और बेसिकली पानी को साथ लिए तुम बेसिकली यूनाइट होना चाहती है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। देन इसके रिप्लाई में रिवर्स बोलती हैं कि वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप, वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। यहाँ पे बेसिकली नदियाँ कह रही हैं हम जो पानी से भरे हुए हैं उस रास्ते पर चलते हैं जो देवताओं ने हमारे लिए बनाया है, एक बार हम बहना स्टार्ट कर दें तो हमें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि जो विश्वामित्र है कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए कह रहा है, दैट्स वाई वो बोल रही है कि एक बार हम बहना स्टार्ट हो जाए तो कोई हमें रोक नहीं सकता, तो हमसे क्यों बेसिकली आप प्रे कर रहे हो, ठीक है। वाई डू यू प्रे टू अस। तो विश्वामित्र कहते ओ सिस्टर प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद दिस चैरियट एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सल्स,
so that we can cross safely। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो विश्वामित्र है उनसे बेसिकली प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ सिस्टम मतलब प्रिय बहनें कि आप जो है बेसिकली अपना जो लेवल है वाटर का इस तरीके से आप उसको उस पर्टिकुलर एक्सेस से ज़्यादा ऊपर मत लेके जाइए, ताकि जो मतलब वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं एक गायक हूँ, किस तरीके से चैरियट्स और जो है उसके साथ मैं आया हूँ, और कहीं ना कहीं मैं जो है क्रॉस करना चाहता हूँ इन रिवर्स को जो आप बह रही हैं, बट एक लेवल से ऊपर आप अपना जो पानी का जो स्तर है मत बढ़ाइए, सो दैट मैं सेफली जो है क्रॉस कर पाऊँ, उतना लेवल पानी का रखिए। देन इसके बदले में रिवर्स कहती है वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, यानी फाइनली रिवर्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है, कहती है कि ठीक है हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, अब आप यहाँ पे हम पानी का स्तर उतना ही रखेंगे जितना आप क्रॉस कर पाओ सेफली। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टोरी से आपको देखने को मिलेगा द हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हाइम वॉज कम्पोज इन द एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो। ऑब्वियसली जहाँ पे ये दो रिवर्स जो हैं, कौन सी रिवर्स की बात की जा रही है, बेसिकली ब्यास एंड सतलुज, तो वहाँ पे जिस एरिया में वो रिवर फ्लो करती है वहाँ पे ये हाइम जो है कंपोज की गई हैं। And they also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals, यानी वो पर्टिकुलर जो जिस तरह से उन्होंने कहा ना मैं चैरियट्स एंड कार्ट्स के साथ आया हूँ, यानी वो पर्टिकुलर जो सेज है जो विश्वामित्र हैं जिनकी यहाँ बात हो रही है वो ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हॉर्सेस भी प्रेजेंट है और काउस भी प्रेजेंट है, और वहाँ पे उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू की जाती है, इसलिए वो उस तरीके से वहाँ पे इस पर्टिकुलर पोएम के थ्रू पोर्ट्रे कर रहे हैं। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउज, यानी यहाँ पे जब उनको कंपेयर किया गया था कि किस तरीके से आप जब माउंटेन से निकल रहे हैं तो लग रहा है कि आप एक तेज़ घोड़े की तरह आप मतलब उतर रही हैं, काउज। ठीक है, यानी कि वैदिक एज में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इन पर्टिकुलर एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, इसके अलावा देखने को मिलेगा अदर रिवर स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरी एंड द सरस्वती और ऑल्सो नेम्ड इन द हाइम, यानी कुछ और मंत्र है जहाँ पे आपको इंडस रिवर और जो सरस्वती रिवर है इनके बारे में भी देखने को मिलेगा उन मंत्रों में। साथ ही साथ गंगा और यमुना के बारे में भी जिक्र किया गया है, बट सिर्फ एक बार जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कैटल हॉर्स एंड चैरियट्स के बारे में कि देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा, जो कहीं ना कहीं मंत्र हैं जो कि कैटल से रिलेटेड हैं, चिल्ड्रंस के लिए मंत्र लिखे गए हैं, स्पेशली सन के बारे में बात की जा रही है जो बेटे होते हैं, एंड हॉर्सेस के बारे में है ऋग्वेदा में कुछ कुछ प्रेयर्स। हॉर्सेस वर योग टू चैरियट्स दैट वर यूज इन द बैटल्स, मैंने किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि वो रथ वगैरह में मतलब बैटल्स के टाइम पे वो एक घोड़ों को जो है रथ की तरह इस्तेमाल करके बैटल फील्ड में जाया करते थे। विच वर फाउट टू कैप्चर दी एंड बोला गया विच वर फाउट टू कैप्चर दी, कैटल को कैप्चर करने के लिए। बैटल वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, यानी कुछ लैंड के लिए लड़ी जाती थी, विच इज़ वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पैस्चर एंड ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, मतलब आप वहाँ पे ज़मीन इसलिए मतलब कहीं ना कहीं लड़ रहे हो ज़मीन के लिए ताकि वो ज़मीन आपको बेसिकली हेल्प करेगी फॉर पैस्चरिंग के लिए। ठीक है, आप वहाँ पे अपने जानवरों को घास फूस खिला सकोगे, आप कुछ क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो कर पाओगे। ठीक है, दैट ड्राइव्ड क्विकली सच एज बार्ले, और कुछ बैटल्स जो है लड़ी गई थी पानी के लिए ताकि एंड टू कैप्चर पीपल। ठीक है, तो पानी के लिए लड़ी गई हैं, लोगों को कैप्चर करने के लिए लड़ी गई हैं, किस तरीके से जो है आप कह सकते हो कुछ ग्रो करने के लिए लड़ी गई हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे बैटल का मेन रीज़न यहाँ पे पता चलता है। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज केप्ट बाय द लीडर, रखते थे यानी जो किंग मतलब किंग वगैरह जो थे, मतलब ऐसे कुछ किंग वहाँ पे नहीं थे, बट जो मेन लीडर थे वो वहाँ पे उस वेल्थ को रखते थे, कुछ पार्ट उसका, एंड सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट को देते थे एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। सम वेल्थ जो है यूज़ की जाती थी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सेक्रीफाइस के लिए, इन विच ऑफरिंग वर मेड टू द फायर, मतलब अग्नि में कुछ कुछ चीज़ें ऑफर किया करते थे जैसे कि घी हो गया, ग्रेन, इन सम केसेस एनिमल्स भी जो है यानी कहीं ना कहीं जो आपके जानवर हैं उनकी भी बलि वगैरह दिया करते थे। ठीक है, गॉड्स एंड गॉडेसेस को ऑफरिंग करने के लिए। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर, एंड ज़्यादातर जो मैन वगैरह थे वही इन बैटल्स में जो है वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, और कोई रेगुलर आदमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट देयर वर असेंबलीज थी वेयर पीपल्स मेड एन असेंबली, जिस तरह से आज आपको देखने को मिलता है असेंबली है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, कहीं ना कहीं चर्चाएँ करते हैं, असेंबली जैसे आपका पार्लियामेंट हो गया। और उस टाइम पे वहाँ पे भी इस तरह से जो है एक तरह का असेंबली होती थी, लोग मिलते थे, वॉर के बारे में डिस्कस करते थे, किस तरीके से वॉर होना है, पीस किस तरह से इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, एंड दे ऑल्सो चूज़ लीडर, उसी असेंबली के लोग कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर लोगों में से किसी एक को अपना लीडर चूज़ किया करते थे।
जो कहीं ना कहीं ब्रेव होना चाहिए और जिसके पास कहीं ना कहीं स्किल होना चाहिए लड़ाई को लड़ने का, एक वॉरियर का स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अगर हम लोगों की बात करें वहाँ पे, तो देर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग द पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, यानी किस तरह का काम वो करते थे, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू एंड देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज, कल्चर प्रैक्टिस क्या थी, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे पता चलता है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में किस तरीके से लोगों के बारे में बताया हुआ है, क्या वो काम करते थे, किस तरह से बोलते थे, कहाँ वो रहते थे, उनकी फैमिली क्या थी, कम्युनिटीज़ क्या थी, क्या कल्चर प्रैक्टिसेस थी। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ऋग्वेदा में बताया गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप थे जिसको डिस्क्राइब किया इन टर्म्स ऑफ द वर्क। पहला प्रीस्ट, जो कि समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण से बोलते थे, जिनका मेन काम क्या था, रिचुअल्स को परफॉर्म करना। एंड दूसरा जो बेसिकली ग्रुप है वो है राजा। दीज राजाज वर नॉट लाइक दी वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। मतलब जो राजा के बारे में हम पढ़ेंगे, देखो राजा जो शब्द है ना, उससे अगर हम कुछ सोचें तो यार राजा वो जो महल में रहता है, यानी खुद का पैलेस हो, राजा वो जिसके पास आर्मी होती हो, ठीक है, वो उसके बारे में इमेजिन कर पाते हैं। राजा वो जो कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह लेता हो। तो ये सारे फीचर्स आपको इस पर्टिकुलर टाइम के जो राजा है उनमें देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यानी जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो आपके राजा, ये जो वर्ड है बेसिकली डिनोट कर रहे हैं उस पर्सन के लिए जो कहीं ना कहीं उस असेंबली में से चूज़ करके जो एक लीडर निकल के आए ना, वो है। बट इस राजा के पास वो सारी पावर्स नहीं है जो कहीं ना कहीं लेटर ऑन जो बाकी राजाओं के पास पावर देखने को मिलेगी। लाइक इसका खुद का कोई कैपिटल सिटी नहीं है, इसके पास कोई आर्मी नहीं है, ना ही ये टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और जो भी बच्चे वगैरह होंगे उनको वो मतलब फर्दर जो कह सकते हैं ना हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हमने क्या देखा कि असेंबली, बेसिकली असेंबली के थ्रू जो है वो पर्सन चुन के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो असेंबली के थ्रू चुन के आ रहे हैं तो इस तरह का सिस्टम हमें देखने को नहीं, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं द सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजाज, ठीक है। नेक्स्ट है 2 वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। वन वर्ड इज कॉल्ड जना which we still use in Hindi, ठीक है, and other languages, and the other was called wish, ठीक है। the word वैश्य comes from the wish से निकल के आया, ठीक है। वैश्य वर्ड से जो है विश निकल के आया, सॉरी, जो विश वर्ड है वो कहीं ना कहीं विश के थ्रू जो है वैश्य निकला है। देन यहाँ बताया गया है सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द कुरु जना और विश, भारत जना और विश, एंड यदु जना और विश, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बोला गया है समटाइम द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यास, ठीक है, कि हम लोग बेसिकली जो है कंपोज किया करते थे, उन्होंने अपने आप को क्या नाम रखा, आर्यास। एंड दे कॉल्ड देयर अपोनेंट, जिनके अपोनेंट है उनको दास या दास्यूस कहा जाता था। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, परफॉर्म नहीं करते थे। दे प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बोला करते थे। लेटर द टर्म दासा जो एंड द फीमेल दासी, ठीक है, मेल आपका जो है दास हो जाएगा, फीमेल दासी हो जाएगी, केम टू मीन स्लेव, यानी उनको कहीं ना कहीं बाद में स्लेव कहने लग गए थे। एंड ये जो स्लेव्स है वह वुमेन एंड मैन दोनों हुआ करते थे, हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, यानी वॉर जब लड़ा करती थी तो वहाँ पे उन लोगों को कैप्चर करके बंदी बना के वो कहीं ना कहीं वो राजा अपने साथ अपने महल में, मतलब अपनी जगह जो भी उनका जो एरिया है वहाँ पे लेके आते थे। महल तो उनके पास था नहीं, और वहाँ पे उन दासा दासीस को अपना स्लेव बना के वो काम करवाते थे। यानी स्लेवरी कहीं ना कहीं हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, पे देखने को मिलेगा। देन हमें देखने को मिलेगा साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथिक। दी स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज द मेगालिथ, यानी जो बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स हैं उनको मेगालिथ बोलते थे। यानी लिटरली मेगालिथ का मतलब भी क्या होता है, बिग स्टोन्स, यानी कि जो मेगालिथ है उनका मतलब भी क्या होता है, बिग स्टोन्स, ठीक है। एंड दीज वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल के द्वारा अरेंज किए जाते थे। एंड दे वर यूज टू मार्क बरियल साइट, यानी बरियल साइट को, ये पर्टिकुलर एरिया मतलब यहाँ पे एक पर्सन को बरी किया गया है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इसको मार्क करने के लिए वो उसके आसपास जो है बड़े बड़े स्टोन्स को रख देते थे ताकि दूर से पता चल जाए कि वो पर्टिकुलर एरिया बरियल साइट का है। द प्रैक्टिस वॉज इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो से शुरू हो गई थी। एंड इट वॉज प्रिवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द कश्मीर एरिया में आपको देखने को मिलेगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पर्सन को जो डेड बॉडी होती थी उनको रखा जाता था, उसके आसपास इस तरीके से बड़े बड़े स्टोन्स रख दिए जाते थे।
तो दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ सिस्ट. सम सिस्ट लाइक द वन शो हेयर, ये जो पर्टिकुलर एरिया इसको सिस्ट कहा जाता था, ठीक है. एंड हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज एज अ एंट्रेंस. सब इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट जो आपको देखने को मिलेगा मैप में, ठीक है, मैप नंबर 2 में देखेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे था वाइल सम मेगालिथिक कैन बी सीन ऑन द सर्फेस, अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड होते थे, ठीक है. सम टाइम आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज, यानी कई बार क्या होता था, एक सिंगल लार्ज स्टोन होता था स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. सिर्फ एक स्टोन के थ्रू भी कई बार उसको मार्क किया जाता था उस साइड को, या फिर कई बार क्या होता था छोटे छोटे स्टोन से आपको बड़े बड़े स्टोन से कवर कर रखा होता था उस पर्टिकुलर एरिया को. दीज आर दी ओनली इंडिकेशन है दैट आर द बरियल्स बीनीथ, किसके नीचे यहाँ पे बेसिकली रखा हुआ है, ठीक है. ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स थे. जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिंग पोर्ट होते थे, यानी उनके साथ डेड बॉडी के साथ साथ आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं जो है ब्लैक एंड रेड वेयर के होते थे. सम टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन देखने को मिलेंगे. समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेज हो गया, हॉर्स इक्विपमेंट, ऑर्नामेंटल ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, ठीक है. तो यानी स्टोन और गोल्ड यानी क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, क्लास का, यानी वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लास डिफरेंस था, रिच एंड पुअर दोनों रहा करते थे. फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस की आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट फाउंड being with a skeleton probably belong to the dead person, कहीं ऑब्वियसली जो भी सामान उसके आसपास रखा हुआ है वो उस डेड पर्सन का ही था, इसलिए वहाँ पे रखा हुआ है. समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर, ठीक है. इन ब्रह्मा ग्रीव में अगर देखा जाए है, वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स वहाँ पे हैं, 2 स्टोन बीड्स हैं, 4 कॉपर के बैंगल्स हैं एंड 1 कोच शेल है. अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट है, मतलब एक डेड बॉडी के साथ आपने या तो इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसा कुछ साइट मिली है जहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, और कुछ स्केलेटन के साथ सिर्फ एक घड़ा मिला है. तो ये क्या शो करता है, एक क्लास डिफरेंस है, सोसाइटी का डिफरेंस है, ठीक है. वो भले ही अमीर होगा तो उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसने वहाँ पे रखी हुई है, एक बेचारा गरीब इंसान है तो उसके साथ सिर्फ एक पॉट रखा हुआ है, ठीक है. एंड दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर आर सम डिफरेंसेस इन द स्टेटस अमंग्स द पीपल हु वर बरीड, ठीक है. सम आर रिच एंड अदर पुअर, सम शेफ हो सकते हैं एंड अदर फॉलोअर्स, सॉरी सम चीफ होंगे, यानी आपके जो बड़े बड़े चीफ हैं, सम उसके अदर फॉलोअर्स. देन यहाँ बताया जा रहा है वेयर सम बरियल स्पॉट मीन्ड फॉर सर्टेन फैमिलीज. सम टाइम मेगालिथिक कंटेन मोर देन वन स्केलेटन होते थे. दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू अ सेम फैमिली वर बरीड इन अ सेम प्लेस, यानी एक ही फैमिली में होने के बाद उनको एक ही जगह प्लेस किया जाता, दो नॉट एट द सेम टाइम, ऑब्वियसली सेम टाइम पे नहीं. दिस बॉडी ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्राउट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स के थ्रू लाया जाता था. स्टोन सर्कल्स और द बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व्ड एज अ साइन पोर्ट माना जाता था टू फाइंड द बरियल साइट की. यही पर्टिकुलर मान लो किसी फैमिली ने उनका कोई पर्सन की यहाँ डेथ हुई, उन्होंने बरी कर दिया, उन्होंने 3-4 जो है बड़े बड़े स्टोन रख दिए. देन अगली बार कोई उनकी फैमिली का कोई और पर्सन की डेथ हुई तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई ये जहाँ 5-6 स्टोन रखे हैं वहीं पे हमारी फैमिली का कोई पर्सन था, तो उस पर्सन को भी फिर यहीं पर उनके साथ रख दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है स्पेशल बरियल एट इनाम गांव में देखा तो स्पेशल बरियल यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी पहला. इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोट जो कि बेसिकली ट्रिब्यूटरी है भीमा की, एंड इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 से लेकर 2700 ईयर्स अगो की बात की जा रही है. हेयर अडल्ट वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड एंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब इनका जो सिर होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था, ठीक है. अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हेड उनका जो है नॉर्थ की तरफ होता था और पाँव साउथ की तरफ. एंड सम टाइम बरियल्स पर विद इन दी हाउस, यानी घर के अंदर ही जो है दफनाया जाता था. एंड वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड, एक वेसल होता था जिसमें खाना रखा होता था, पानी रखा होता था विद दी डेड पर्सन के साथ, ठीक है. तो इस तरीके की प्रैक्टिस आपको इनाम गाँव में देखने को मिलेंगी. वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज, ठीक है, 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5-roomed हाउस, यानी एक 5 कमरों का घर है वहाँ पे उसके कोर्टयार्ड में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा. एंड उसके जो थे हाथ पाँव इस तरह से क्रॉस करके एक पाँव पे, मतलब होता नहीं एक पाँव पे पाँव चढ़ा के बेसिकली वो लेटा था. वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द सिटी, मतलब उस पर्टिकुलर साइट में कह सकते हैं कि वो उससे बड़ा घर नहीं मिला, 5 कमरों का जो घर था. इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी थी अपनी. द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन पे, उसको बेसिकली एक पाँव पे दूसरे पाँव चढ़ा के इस तरह से
क्रॉस फॉर्म में लेटा रखा था डेड बॉडी को। नेक्स्ट है व्हाट स्केलेटन टेल स्टडीज टेल्स अस इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। अगर छोटे साइज का तो बोल जाएगा कि वो बच्चे का स्केलेटन है, तो उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है देयर वर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉय की कोई डिफरेंस नहीं होता था। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ मैन और वुमेन। अब मेन चीज़ है कि पता करना कि वो मैन का स्केलेटन है वुमेन का। तो सम टाइम पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। फॉर इंस्टांस इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद द ज्वेलरी, तो माना जाता था कि वुमेन का ही होगा, बट देखा जाता कि कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ये आती थी क्योंकि मेन भी कभी कभार ऑर्नामेंटल्स कैरी करते थे, तो तब वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता पता करना कि मैन है या वुमेन है। तो उसके लिए उन्होंने बेसिकली फिगर आउट करते थे इस पर्टिकुलर स्केलेटन का सेक्स क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं बोन स्ट्रक्चर कैसी है। यानी जो हिप और पेल्विस एरिया है वुमेन का जनरली लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल, बिकॉज चाइल्ड बियर करती है वुमेन, इसलिए। तो दैट्स वाई उस चीज़ की वजह से जो है मेल और फीमेल के बीच में आइडेंटिफाई करना आर्कियोलॉजिस्ट को जो ईजी हो जाता था। दीज डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन दी मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़। अबाउट 2000 ईयर्स अगो देयर वॉज फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम क्या थे, चरक, हु रोट अ बुक, मेडिसिन के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी, इनका नाम था चरक संहिता। एंड देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। यानी उस समय उन्होंने अपनी जो चरक संहिता है उसमें 360 बोन्स का जिक्र किया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 बोन्स होती हैं। दिस इज़ मच लार्जर नंबर देन दी 200 बोन्स, जो कि आज के मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 बोन्स होती हैं, बट उस टाइम पे उन्होंने 360 बोन्स के बारे में जिक्र किया था। चर्क अराइव्ड इन एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, इस तरह से उन्होंने काउंट किए थे। ऑक्यूपेशन की बात करें नाम गांव में, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीमन, इसके हमें मिलते हैं। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स के दिखने को मिलते हैं। मैनी बीडिंग कट मार्क्स, यानी उन एनिमल्स के जो बोन्स उसमें कट के मार्क हैं जो कहीं ना कहीं शो करते हैं कि उनको मारा गया था खाने के लिए, दैट्स वाई उनके बोन में कट का निशान है। एंड दीज इंक्लूड कैटल है, बुफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एज, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक है, एंटीलोप है, हेयर, मंगूज है, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, ठीक है, इन सबको खाया करते थे। देयर इज एविडेंस दैट द फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज पर कलेक्ट की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर जो आपका फिनिश हो गया है। तो ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं था, अगेन बिकॉज इस क्लास की एनसीईआरटी है, इस टाइम पे आप इतना ज़्यादा डेप्थ में मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसमें इतना इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालें उस टाइम के लिए। तो इस क्लास के हिसाब से आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सही है कि इतना थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे एटलीस्ट चीज़ों को बताया जा रहा है, ताकि समझ सके किस तरीके से वहाँ पे उस टाइम पे, यानी 1500 BC की बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट में आपको वैदिक एज दिखने को मिलती है और साउथ में मेगालिथिक। आई होप ये दोनों के फीचर्स आपको कहीं ना कहीं आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं हमें याद रखने की कोशिश करना है, ताकि एग्ज़ाम में जब वो चीज़ें कब आएँ तो वो हमसे मिस ना हो। ठीक है, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट जो है आपसे मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं उनका मेन प्रायोरिटी जो होती है एनसीईआरटी ही होती है कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। और कई बार उसी को मतलब इस तरीके से फॉर्म कर देंगे कि किस तरीके से अर्ली वैदिक एज में क्या चीज़ें देखने को मिली, स्लेवरी थी या नहीं, क्लास डिफरेंस था या नहीं, जो मेन राजा था क्या उसके पास अपनी आर्मी थी या नहीं, टैक्स वो लगा सकता था या नहीं लगा सकता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना कंसेप्ट वाइज समझने पे ही आती हैं। अगर आप इसको कितना भी मगअप करने की कोशिश करोगे तो वो कहीं ना कहीं आज हम रटेंगे कल वो भूल जाएंगे। तो इससे बेटर है कि इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कि अभी हमने टाइमलाइन के थ्रू पढ़ा, एक टाइमलाइन कहीं ना कहीं आप बना लीजिए और इसमें इस तरीके से छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं अगर आप लिखते हुए चलेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपके लिए ईजी रहेगा नहीं रिवाइज़ करना, बिकॉज वन गो में आपको देखने को मिलेगा कि आपको रिवाइज़ हो रहा है। सिंपली आप लिख दीजिए इस तरीके से चार्ट बना के, क्योंकि इनके पास पावर नहीं थी, टैक्स नहीं था, पैलेस नहीं था। तो एक छोटा छोटा चीज़ें अगर आप इस तरह से नोट डाउन करके रख लोगे तो वो रिवाइज़ करना लास्ट टाइम के लिए बहुत ईजी रह जाएगा एज़ कम्पेयर, क्योंकि देखो बुक से हम बार बार पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये तो शॉर्टी है, तो इससे बेटर है कि अपने शॉर्ट नोट्स बना लो या फिर इस टाइमलाइन के फॉर्म में जो भी डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं आप ऐड ऑन करते जाओ।
ताकि एट द टाइम जब एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले जब आप रिवाइज़ करो एनसीईआरटी को, तो सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए सिर्फ ये चीज़ें रह जाएँ आपके पास, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो और पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट